अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ केमिस्ट्री के, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है NH3, तो NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहा और मॉलिब्डेनम। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोहा, तो लोहे की जगह आपको यहाँ पे आयरन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बात एक ही होगी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे लोहा और मॉलिब्डेनम, तो लोहे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे लिखा है मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम को हम MO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको Fe और MO क्यों बताया। देखिए इस क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है, और चेंज कहाँ पे होगा? ऑप्शन में चेंज होगा। यहाँ पे लोहा और मॉलिब्डेनम की जगह आपको Fe और MO भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में चेंज कहाँ पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है या फिर ऑप्शन में चेंज किया जा सकता है, और अधिकतर ऑप्शन में ही चेंज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहा और मॉलिब्डेनम, यानी Fe और MO, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों की अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दे रहा हूं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण, उसी चैप्टर में जाके, अरिहंत की बुक में उसी चैप्टर में जाके इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अरिहंत की बुक में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो अगर आप इस चैप्टर में जाके चेक करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण, उसमें आपको यही एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके अरिहंत की बुक में, जो कि बहुत ही कम दिए गए हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा और आपके न्यूमेरिकल्स करेक्ट होंगे
होंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। और ये ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आज हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आया है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड करा रहा हूं ना, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी में से आपका क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, चलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं H2SO4, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमें यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या यानी सल्फर की निकालनी है, तो S के नीचे मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, H है, तो H यानी हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। अब यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 लिखा, और H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस का साइन, और हमें यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो S को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, S को हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन। फिर लिखा है O4, लिखा है O4, O से आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्या होता है, -2। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। O4 लिखा हुआ है ना, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका होता है -2 होता है, यानी 4 × -2 आपका हो जाएगा = यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि H2SO4 के ऊपर कोई ऊपर चार्ज तो लगा नहीं हुआ है, इसीलिए = आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करवाइए आप 1 में, तो आपको मिलेगा 2 ही मिलेगा, और प्लस x, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो हमें मिलेगा -8, -8 मिलेगा, ये -8, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन लगा है, ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -8 आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -8 और = आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये -8 है, और यहाँ पे ये जो 2 है ये प्लस है, ये प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा और लेस हो जाएगा, यानी 8 में से 2 आपका जाएगा, तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन क्या माइनस में आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे x है ही पहले से, ठीक है, और ये -8 और ये +2, प्लस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या आएगा, 8 में से 2 लेस हो जाएगा, आपका आएगा 6, यानी x - 6 = आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x - 6 = 0 मिला हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x = हमें क्या मिल जाएगा, x = ये -6 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर +6 हो जाएगा, यानी x = +6, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर क्या मिल गया, +6 मिल गया, यानी H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं +6 कहाँ है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए जैसे 6 लिखा है ना, इसके पहले आपको यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये जो यहाँ पे 6 लिखा है ये तो प्लस में ही तो है, तो चाहे यहाँ पे प्लस का साइन लगाए चाहे ना लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे प्लस में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि NO3- में यहाँ पे NO3 और ऊपर एक निगेटिव चार्ज भी लगा हुआ, यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो NO3- में N की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन की निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NO3
और फिर यहाँ पे माइनस का साइन, ये ऊपर चार्ज एक लगा हुआ है। और हमें निकालना किसका है, n का निकालना है ना, तो n इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब जो संख्या में हमें निकालनी होती है, जैसे n की हमें निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे ना। तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, x मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लगाया प्लस का साइन यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए O3 है, क्या है, O3 है, ठीक है। O यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और कितने ऑक्सीजन है, 3 है ना, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ऊपर लगा है माइनस का एक चार्ज, तो माइनस का चार्ज लगा है, तो इज इक्वल टू -1 यहां पे हो जाएगा। -1 क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा। अब देखिए ये 3 की मल्टीप्लाई -2 में, तो -6 आएगा, -6, देखिए -6 आएगा, और ये -6 और ये प्लस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, -6 ही आएगा यहाँ पे, यानी x -6 और इज इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए बराबर के इधर आपका यहाँ पे -1 तो है ही, और जब ये -6 जब बराबर के इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, और लेस होगा तो आपका यहाँ पे +5 आएगा। +5 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे छोटा है, -1 है, और +6 है, प्लस का साइन बड़ा ना, तो +5 आएगा। तो x इज इक्वल टू +5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, +5 मिली, यानी हमें यहाँ पे n की ऑक्सीकरण संख्या +5। ऑप्शन में चेक कीजिए +5 कहाँ पे है, तो ये आपका है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे ये 4th क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और जितने सॉल्व करवा रहा हूँ ना, सबकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 के अणु भार की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे अणु भार निकालना है KClO3 का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे परमाणु भार नहीं दिया है, एटॉमिक वेट नहीं दिया गया है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है KClO3 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे हेल्प के लिए K का एटॉमिक वेट तो दिया ही नहीं हुआ है, ना K का दिया है, ना Cl का दिया है, ना O का दिया है। K से हमारा मतलब पोटेशियम, Cl से क्लोरीन, और O से ऑक्सीजन। तो जब आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया, मॉडरेट लेवल का हो गया। अगर यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया होता, क्वेश्चन बहुत ईजी था, मात्र आप लोग यहाँ पे 20 से 25 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही कंडीशन है कि आपको सबसे पहले K यानी पोटेशियम का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो देखिए K का एटॉमिक वेट क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो पोटेशियम का आपका होता है 39, तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 39, ये लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाया। फिर यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5 होता है। क्या होता है, 35.5 ये। फिर उसके बाद क्या दिया है आपका, O3 यहाँ पे दिया है, तो पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्लस का साइन। और देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, कितना होता है, 16 होता है। लेकिन कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो 3 गुणे 16 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एटॉमिक वेट भी याद होना जरूरी है। ये सब एटॉमिक वेट ना, ये आपको क्लास 10th या 11th में पढ़ाया जाता है। क्लास 10th 11th में आपको ये पढ़ाया जाता है। एटॉमिक वेट आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए एटॉमिक वेट नहीं दिया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर अगर एटॉमिक वेट नहीं याद होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 प्लस 35.5 आपका ये हो जाएगा, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 16 में, 16 3 48 आपका होता है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 39 प्लस या आपका यहाँ पे 35.5 और प्लस 48, इन सबको ऐड कीजिए। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऐड करने पर आपको मिलेगा 122.5,
यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 के अणुभार की गणना हमें करनी थी, हमें क्या मिला 122.5। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में यही थी कि आपको एटॉमिक वेट याद होना जरूरी है। एटॉमिक वेट याद कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया और सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा, वहां पे मैंने आपको ये सॉल्व कराया था। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिएगा, आने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन के। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है ना, अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ऑप्शन डी आपका एक दिया गया है उत्प्रेरक विष। अब ये उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को नष्ट कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को नष्ट कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। क्या पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पीटी। अब यहां पे लिखा हुआ है पीटी, तो पीटी से मतलब प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आपका ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे लिखा है NaKLiCsRb धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। आपको यहाँ पे इन सब की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। जो आपका यहाँ पे सोडियम लिखा है, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम सब लिखा हुआ है ना, इन सब की आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपकी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या होगी सेम होगी, यानी एक ही होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी +1 यानी NaKLiCsRb। इन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है, +1 होती है। इसको हर हालत में याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ की धातु यहाँ पे लिखी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब लिखी हुई है ना, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि दूध से दही में परिवर्तन
निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है? क्वेश्चन क्या है कि दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लैक्टेज एंजाइम। और देखिए यहाँ पे लिखा है लैक्टेज एंजाइम, इसको हम लैक्टोबैसिली एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, लैक्टोबैसिली भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या? लैक्टो और बैसिली, ध्यान रखिएगा, क्या? लैक्टोबैसिली भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे लैक्टेज लिखा हो चाहे लैक्टोबैसिली लिखा हुआ हो, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे लैक्टोबैसिली भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आज मैं आपको यहाँ पे 5वीं बार करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया है आपकी बुक में। तो आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं अरिहंत की बुक में, महत्वपूर्ण तथ्य, वहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइटेनियम यानी टीआई। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम को हम टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम यानी टीआई को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में चेंज हुआ है, क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा चेंज हुआ है बस। क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, बस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्वेश्चन आपका सेम वही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CaO। इसको हम किस नाम से जानते हैं? बिना बुझा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, या फिर बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी 3 दिन पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आपका सेम यही था। ऑप्शन में यहाँ पे बिना बुझा चूना लिखा हुआ था, और आज क्या हुआ कि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख दिया गया है। और ये क्वेश्चन दोनों टाइप से, इस टाइप से भी और जो पहले दिन मैंने आपको कराया था उस टाइप से भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने आपको कितनी बार कहा कि क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं होता, जो चेंज होना होता है ना ऑप्शन में होता है, इसी से आपको कंफ्यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी CaO। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम के तार का जलना एक कैसा परिवर्तन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करके बताइएगा कि मैग्नीशियम के तार का जलना एक कैसा परिवर्तन है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, भौतिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन, क्षारीय परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर आपका है रेडियो एक्टिविटी वाला, उसी चैप्टर का आपका ये एग्जाम्पल है और आपके इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि बिस्मथ आवर्त सारणी में 5वें समूह यानी 5th A समूह में उपस्थित है। इसके परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, ये आपको बताना है। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी सॉल्व कराया है, जब चैप्टर पढ़ाया था, और एक बार टेस्ट में सॉल्व कराया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है टोटली रूल पर बेसिस है। अगर इसके पीछे का रूल आपको पता होगा कि यहाँ पे रूल क्या यूज होने वाला है, तो मात्र आप 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कर देंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में रूल क्या लगा हुआ है।
रूल आपका यहाँ पे लगा है सोडी समूह विस्थापन नियम। क्या लगा हुआ है? सोडी समूह विस्थापन नियम। अरिहंत की बुक आप लोगों के पास होगी, चैप्टर नंबर आपका वहाँ पे एक्टिविटी वाला जो है आपका रेडियो एक्टिविटी वाला, वही चैप्टर जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा सोडी समूह विस्थापन नियम। और ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार पढ़ाया हुआ है। तो ये रूल क्या कहता है? रूल एक बार फिर से बताता हूँ कि सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार एक बीटा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर स्थित होता है, यानी एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। क्या होता है? जब एक बीटा कण उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार एक बीटा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाहिनी ओर यानी दाईं ओर स्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि जो आपका बिस्मथ है, ये यहाँ पे क्या लिखा है? पांचवें समूह में उपस्थित है ना। अब ये क्या होगा? एक स्थान दाहिनी ओर चला जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा, यानी 5th ए से जब एक स्थान दाहिनी ओर जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा? 6th ए में चला जाएगा। किसमें? 6th ए में चला जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6th ए ऑप्शन में कहाँ पे दिया है? तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 6th ए। तो 6th ए ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका टोटली रूल पर बेसिस, अगर आपको रूल पता है तो विद इन 15 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप पेरियोडिक टेबल में जाके चेक कर सकते हैं, जो बिस्मथ है ना वो 5वें समूह यानी 5th ए में ही उपस्थित होता है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे रूल लगा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक बीटा कण यहाँ पे क्या हो जा रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। तो क्या होगा? ये एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी दाईं ओर चला जाएगा। तो कहां पे चला जाएगा? 5th ए से ये चला जाएगा 6th ए में। तो 6th ए कहां दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग गलत करके आएंगे। और मैंने आज आपको यहाँ पे ये तीसरी बार क्वेश्चन कराया है, तो इस क्वेश्चन की गलत होने की संभावना ही नहीं बनती। आपको ये सही ही करना है अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। अब उत्प्रेरक यहाँ पे क्या लिखा है? V2O5। V2O5 इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5O5 लिखा है ना, इसीलिए पेंटा, यानी वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस नाम से जानते हैं V2O5 को, ध्यान रखिएगा। तो उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी SO2 से SO3, ठीक है। यानी उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो SO2 से SO3। अब SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है यहाँ पे कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है। ये क्वेश्चन आज 5वीं बार यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, तो इसका आंसर तो आपको पहले यहाँ पे खुद ही करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता ही दे रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो लेपिडोलाइट होता है ये लिथियम का होता है, यानी Li का अयस्क होता है, लिथियम का होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से एक टॉपिक पूरा बनाया हुआ है। फिर धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड करीब मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन अलग से सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लिथियम यानी Li तो आपका ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही तो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेपिडोलाइट जो होता है ये लिथियम का अयस्क होता है।
अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस होती है ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, या लिटमस के प्रति उदासीन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अरिहंत की बुक में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स आपकी अरिहंत की बुक में है ना, उनको तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, किसी किसी चैप्टर में दिया हुआ है, चेक करेंगे ना तो आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। वहाँ से आपके कई क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।